Welcome back students. Now start the second part of this chapter, windmill in trouble. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने देखा था कि पाइप्स के पेरेंट्स जब सिटी चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, तो वो सारी जिम्मेदारी अपने विंडमिल की, ग्रूट बॉगल की, उस लिटिल जो पाइट होता है उसको सौंप जाते हैं और कहते हैं कि इसका ध्यान रखिएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. Pipe's home is in the large meadows. There are no close neighbors. There are no telephones or lines either. However, the peoples in the regions have worked out a special way of talking to each other through the windmills. तो देखिए पाइट्स का घर एक बहुत बड़े मीडोज में था. उसको मीडोज कहते हैं जो चारागाह होता है. वहाँ पर कोई भी उनका नेबर्स नहीं था, ना उस समय कोई टेलीफोन लाइन हुआ करती थी, और लोगों उस रीजन में, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बात करने का जो तरीका था वो बड़ा ही स्पेशल था. वो किस थ्रू करते थे? विंडमिल के थ्रू जो है ना अपनी बात को बताया करते थे. व्हेन अ विंडमिल्स आर्म्स आर स्टॉप्ड एंड पुट इन पर्टिकुलर पोजीशन, जब विंडमिल का कोई एक पार्ट या आर्म्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में होता था तो वो कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता था, जिससे लोग समझ जाते थे. इट मीन्स दैट द ओनर ऑफ द विंडमिल्स इज रेस्टिंग. जब क्या होता था कि विंडमिल का आर्म स्टॉप होता था, रुका हुआ होता था, तो इसका मतलब ये होता था कि विंडमिल का जो ऑनर है वो रेस्ट कर रहा है. व्हेन द आर्म्स आर इन अनदर पोजीशन, लेकिन जब वो आर्म्स, जब वो एक पंखा उसका एक दूसरी पोजीशन में होता था, तो इट सिग्नल्स दैट द ओनर एंड हिज फैमिली आर नॉट एट होम. ये होता था कि ऑनर्स जो विंडमिल का है वो घर पर नहीं है. एंड देयर इज वन पोजीशन इन इंडिकेट डेंजर, और जब वो दूसरी पोजीशन में होता था, एक और पोजीशन, जैसे मान लीजिए पहले नीचे कर दिया, फिर साइड में कर दिया, फिर ऊपर कर दिया, तो ये जो पोजीशन होती थी वो डेंजरस एरिया की होती थी. एंड अनदर टू सिग्नल दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट. ठीक है ना. और दूसरा जो सिग्नल होता था वो ये देता था कि सब कुछ ठीक है. तो देखिए इस तरीके से उनकी बात करने का तरीका होता था, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो एक दूसरे तक पहुंच पाना या अपनी बात को रखना आसान नहीं होता था. तो ये विंडमिल के थ्रू ही जो है ना अपनी बात को रखा करते थे. आफ्टर हिज पेरेंट्स वर गॉन, पाइट वेंट टू हिज रूम्स एंड फेल asleep. तो पाइट अपने कमरे में जाता और सो जाता. ग्रूट बॉगल वॉक हिम अप, और फिर ग्रूट बॉगल उसको जगा देती थी. देखा यहाँ पर फिर वही नेम आया, ग्रूट बॉगल मीन्स विंडमिल. द ग्रेट आर्म्स वर स्वीपिंग पास्ट हिज विंडोज विद अ मूविंग साउंड. अब देखिए क्या होता है कि जो उसका जो ग्रेट आर्म्स, जैसे मैंने बताया कि उसके जो पंख हैं बहुत तेज़ी से स्वीप कर रहे थे, बहुत तेज़ी से चल रहे थे, और एक मॉर्निंग साउंड, गुर्राने की आवाज़, जिसको कहते हैं घर घर की आवाज़ जो है ना वो आ रही थी. ही हैड नेवर सीन देम मूव टू सो फास्ट. उसने अभी तक इतनी तेज़ी से चलते हुए इस पंखों को नहीं देखा था. ही हरीड टू द विंडोज एंड लुक्ड आउट. वो जल्दी से विंडो की तरफ जाता है और देखता है. अ हाई विंड वॉज ब्लोन फ्रॉम द सी. समुद्र की तरफ से बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही थी. द ट्रीज वर बेंट. पेड़ झुके हुए थे. एंड द मीडोज ग्रास ले फ्लैट. और घास के मैदान बिल्कुल फ्लैट, जैसे कहते हैं ना कि जब घास बड़ी बड़ी होती है और तेज़ी से हवा आती है तो वो फ्लैट हो जाती है, वो ज़मीन में घास जो है ना वो मिल जाती है. पाइट लुक्ड एट द अदर विंड मिल्स इन द डिस्टेंस. जब वो देखता है काफ़ी दूर पर जो दूसरी विंड मिल होती है, दे आर डेड स्टिल. तो वो सभी टूटी हुई पड़ी थी, बंद पड़ी थी, डेंजरस एरिया में थी. देयर आर्म्स वर लुक्ड इन द पोजिशन ऑफ डेंजर. क्योंकि जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये सिग्नल दिया करते थे, तो इनके जो आर्म्स थे वो डेंजर एरिया में थे. दे वर रेलिंग, दे वर टेलिंग हिम टू पुल एंड टेक drop and stop the flying arms of crude bogging, or the whole windmills might be swept away. और वे ये कह रहे थे कि इसकी जल्दी से जो रस्सी है उसको खींच करके उसको डेंजर एरिया में करिए, वरना ये पूरी तरीके से हमारी जो विंडमिल है उसको बर्बाद कर देगी हवा. इसके बाद क्या होता है? एज पाइप ran आउट द डोर. जैसे पाइप दौड़ करके दरवाजे के पास जाता है, द विंड ब्लू अगेंस्ट हिम एंड नॉक्ड हिम डाउन. हवा इतनी तेजी से आती है कि उसको वापस उसी कमरे में भेज देती है. आई हैव टू रीच द बैकग्राउंड. तो वो कहती है कि जो रस्सी है उस रस्सी तक मुझे पहुंचना है. ही थॉट द रॉप हैंग डाउन द बैक ऑफ द मिल. उसने सोचा. अब वो क्या देखता है कि द रॉप हंग डाउन द बैक ऑफ द मिल. तो जो रॉफ थी वो मिल के पीछे जो है ना लगी हुई थी. एंड पुलिंग इट्स वुड स्टॉप द मिल्स आर्म्स फॉर स्पिनिंग. और हमें क्या करना था कि उसको खींच करके जो स्टिम्स के जो उसके आर्म्स थे उसको रोकना था, क्योंकि बहुत तेज़ी से चल रहे थे.
पाइट कॉट अप एंड पुश्ड अगेंस्ट द विंड। पाइट जाता है और फिर वो हवा के विपरीत जो है ना फाइट करता है। एट द सेम टाइम ट्राइंग टू होल्ड टू द साइड ऑफ द, और उसी तरह वो कोशिश करता है, उसको पकड़े रहता है। ही कुड फील द मिल शेकिंग, उसे लगता है कि पूरी तरह से जो इसकी जो मिल है वो हिल रही है। कहते हैं बहुत तेज़ी से हवा आती तो ऊंची जो इमारतें होती हैं वो हिलने लगती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं। तो वुड ही एंड द ओल्ड मिल बोथ बी सॉफ्ट अवे। तो उसे ऐसा लग रहा था कि क्या हो सकता है कि वो अपनी विंड मिल के समेत क्या हो जाएगा, क्या ढह जाएगा, क्या गिर जाएगा। ही ट्राइड नॉट टू थिंक अबाउट इट एज, उसने ऐसा ना सोचते हुए इंच बाय इंच ही पुश्ड हिमसेल्फ अलोंग द ट्रेम्बलिंग साइड ऑफ द क्रूड बॉगल। तो जो हिल रही थी उसी की तरफ उसने इंच इंच करके बहुत तेज ताकत लगा के उस रस्सी को खींचा, ताकि वो जो आर्म से बहुत तेजी से मूव कर रहे थे वो उसको स्टॉप कर सके। एंड कुड सी द ब्रेक रोप whipping इन द बाइंड इन द विंड, और ताकि वो उसको रोक सके, उसमें जो रोप थी, पीछे वाली जो रोप थी, उसको उससे विंड के खिलाफ उसको खींच करके रोक सके। 3 times ही ग्रैब्ड एट इट इन मिस्ड, 3 बार उसने बहुत तेजी से प्रयास किया लेकिन वो उसका प्रयास नाकामयाब रहता है। देन द विंड कॉस्ट द रोप टू एस्केप अक्रॉस हिज फेस, इसी तरह और फिर जो हवा है बहुत तेजी से उसके चेहरे को पार करती है, जिसको कहते हैं ना कि एकदम तेजी से हवा का झोंका आता है और व्यक्ति को हिला देता है। ही ग्रैब द रोप विद द बोथ हैंड्स, उसने बहुत तेजी से रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। एंड पुल्ड विद ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत से उसने खींच दिया। स्लोली द ह्यूज आर्म्स ऑफ द विंडमिल्स केम टू द रेस्ट, और धीरे से फिर जो है ना वो बहुत बड़ा उसका जो आर्म्स था विंडमिल्स का, वो अपनी पोजीशन पर आ गया। पाइट फेल्ट एज इफ ही हैड बीन होल्डिंग ऑन टू दैट रोप फॉर एवर, और जब वो अपनी पोजीशन पर उसको खींच दिया तो उसे ऐसा लगा कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए इस रस्सी को ऐसे ही पकड़ा है। आफ्टर वाइल द विंड वेंट अवे, इसके बाद हवा निकल जाती है। द स्काई गॉट ब्राइटर, आसमान एकदम साफ हो जाता है। द आर्म्स ऑफ द अदर विंड मिल्स वर नाउ सिग्नलिंग दैट ऑल वॉज वेल, और अब सभी आर्म्स जो उसके थे वो सिग्नल दे रहे थे कि सब कुछ ठीक है। जस्ट व्हेन पाइट्स रिलीज द रॉक, जब पाइस रॉक को रिलीज करता है, छोड़ता है, ही सा हिज मदर एंड फादर रनिंग टुवर्ड्स हिम, उसके माँ और पिता जो है ना बहुत तेजी से दौड़ते आ रहे थे। ही स्माइल्ड एंड वेव्ड, उसने मुस्कुराया और उनको वेव किया, कहते हैं ना हाथ हिलाते हैं। एज ही वेटेड फॉर हिम, जैसे कि वो इंतजार करता। ही फेल्ट वेरी बिग, आज वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। कहते हैं ना जब कोई हम बहुत अच्छा काम कर देते हैं, बहुत बड़ा काम कर देते हैं तो हमें प्राउड फील होने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील कर रहा था। ही हैड सेव्ड क्रूड पॉगल, क्यों, क्योंकि उसने क्रूड पॉगल को बचा लिया था। बिहाइंड हिम द ग्रेट आर्म्स सेल्ड स्लोली डाउन एंड डाउन, उसके पीछे अब धीरे धीरे जो है ना वो उसका आर्म्स घूम रहा था। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना चैप्टर आपका जिसमें बहुत ही करेजियस वर्क्स लिटिल फाइट्स के द्वारा दिखाया जाता है कि इतना छोटा होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी है, इतने बड़े तूफान में संघर्ष करके उसने अपनी विंडमिल को बचा लिया। तो स्टूडेंट्स इस ओवरऑल स्टोरी में क्या होता है, आपने देखा कि एक छोटा बच्चा जो अभी उससे ज़्यादा मैच्योर भी नहीं है, फिर भी वो एक शानदार वर्क करता है और अपना जिसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो विंडमिल है, उसको ना केवल बचाता है बल्कि ये साबित भी करता है कि हमें, या आप लोगों के लिए एक लेसन है, ये एक सबक है कि हमें किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में जब हमारे पास कोई नहीं होता है तो हमें दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और उस समय हमें अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी ही शानदार जो है ना एक हॉलैंड की स्टोरी है जिसमें पूरी तरीके से एक लड़के ने जो है ना साहसिक काम करके विंडमिल को बचाया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना आपकी एक्सरसाइज जो है ना क्लियर कराई जाएगी। थैंक यू।